हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिनके लेखक है गुणाकर मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनके कहानी के बारे में। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में देखेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कहानी में लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद में हम लोग इसके कहानी के रहस्य के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर है क्या। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर्ली अंत तक देखिएगा। उसके बाद में इस मतलब जो भी चैप्टर में जो रहस्य है वो सभी के सभी आपको बारे में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहली बात है, ये चैप्टर क्लास 10th का है, ये हिंदी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो हिंदी है, तो ये हिंदी है तो कौन सा चैप्टर था? जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, नागरी लिपि ये है क्या? तो निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। जिनके लेखक की अगर बात कीजिएगा तो जिनके लेखक है गुणाकर मूल्य। कौन है दोस्तों? गुणाकर मूल्य। तो यहाँ से एक नंबर का प्रश्न बनता है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो आपको जवाब देना है गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए। उसके बाद में यहाँ से पूछा जाएगा एक और प्रश्न कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1935 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1935 में। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से एक और चीज़ बनता है कि सर जन्म हुआ कहाँ था? ठीक है, तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य का जन्म की अगर बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गाँव में हुआ था। तो यहाँ से भी एक नंबर के प्रश्न बन जाते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। ठीक है, आइए इनकी बात कीजिएगा, सर शिक्षा दीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो याद रखिएगा इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी ना दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा ये ग्रामीण परिवेश में हुई थी, यानी कि इनका जो शिक्षा दीक्षा की अगर बात कीजिएगा तो गांव से ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा किस भाषा में हुआ था? तो मराठी भाषा में हुआ था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि बताइए किस लेखा के, इसे पूछेंगे किस लेखा का है ना शिक्षा दीक्षा ग्रामीण है ना ग्रामीण परिवेश में हुआ है? तो याद देखिएगा गुणाकर मूल्य के। ठीक है, पूछेगा है ना गुणाकर मूल्य ने ग्रामीण परिवेश में किस भाषा में शिक्षा ग्रहण किए थे? तो याद रखिएगा मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ठीक है दोस्तों, आइए इन्होंने क्या किया था, देखिए गुणाकर मूल्य ने वर्धा में 2 वर्षों तक नौकरी की थी। तो याद रखिएगा क्या कि गुणाकर मूल्य जी ने है ना वर्धा में 2 वर्षों तक क्या की थी? नौकरी की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गुणाकर मूल्य कौन है जी? कि गुणाकर मूल्य ने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर है ना एमए तक की है ना पढ़ाई इलाहाबाद से की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका भी एक नंबर का प्रश्न बन जाएगा कि गणित की पूछेगा इसे कि किस विषय में पूछेगा, किस विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई है ना गुणाकर मूल्य ने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा गणित। अब ऐसा बात नहीं कि हाँ गणित कह दी तो गणित है, मतलब मेन सब्जेक्ट इनका गणित था। ठीक है, अच्छा कहाँ से की थी? तो याद रखिएगा इलाहाबाद से। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए पिछले 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए हुए हैं। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है किस लेखक ने 25 वर्षों में 2500 से अधिक है ना लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए हुए हैं? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट आपका है ना कि इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, इनकी प्रमुख कहानियाँ क्या क्या है, प्रमुख रचना कहिए, कहानियाँ कहिए, जो भी कहिए है ना, इनकी कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात है याद रखिएगा अक्षरों थी क्या है अक्षरों की कहानी। क्या है दोस्तों? अक्षरों की कहानी। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षरों की कहानी किस लेखक का है? तो याद रखना है गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए इतिहास क्या दिया हुआ है? भारत इतिहास और संस्कृति। तो इनका किसका है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य जी का है। किनका है दोस्तों? गुणाकर मूल्य जी का है। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद में आगे है आपका क्या? तो आगे है भैया आपका है ना कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये भी किनका है? तो गुणाकर मूल्य जी का है। ठीक है, सौरमंडल किसका है? गुणाकर मूल्य जी का है। सूर्य किनका है? गुणाकर मूल्य जी का है। अक्षर कथा किनका है? तो गुणाकर मूल्य जी का है। सबसे जो प्रसिद्ध जो कहानी है वो उनका कौन है? गुणाकर मूल्य जी का है। तो यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि अक्षर कथा है ना किन का कहानी है या अक्षर कथा किन की रचना है? तो यह देखिएगा गुणाकर मूल्य जी का है। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग कहानी से देखने, अब हम लोग कहानी के अंदर यानी कि इसके अंदर के जो भी बात है कहानी में उसके देखने से पहले थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं कि आपको जो भी बातें हो याद हो जाए। चलिए हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। चलिए बताइए गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? सर 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिएगा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बताइए किस निबंधकार के 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो यह देखिएगा गुणाकर मूल्य जी का। किसका जी?
गुणाकर मूल्य जी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बताइए, अब यहाँ से बताइए कि गुणाकर मूल्य जी ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई किस विषय में की थी? सर गणित में की थी। कहाँ से की थी? सर इलाहाबाद से की थी। ठीक है, चलिए और आपका यहाँ से बनता है कि बताइए गुणाकर मूल्य जी का है ना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्रामीण परिवेश से। कहाँ से? ग्रामीण परिवेश से। किस भाषा में? सर मराठी में हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए नागरी लिपि किनके लेखक है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो सर गुणाकर मूल्य जी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया इनके लेखक परिचय। अब हम लोग देखते हैं इसके कहानी में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरी लिपि के बारे में देखेंगे कि नागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग टोटली देखने वाले हैं नागरी लिपि के बारे में। ठीक है, तो नागरी लिपि के बारे में देखने वाले हैं और इसमें कोई कहानी वगैरह नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ अलग लोगों को कहना है, कुछ अलग लोगों का कहना है। इस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे कि सिर्फ नागरी लिपि के बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं नागरी लिपि के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि सर देखिए ना कहता है कि करीब 2 सदी पहले जब इस लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। देखिए आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो याद रखना है 2 वर्ष पहले बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं सर नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई? स्थिरता का कहने का मतलब हुआ कि जब आप प लिखते हैं तो ये प लिखते हैं तो ये प कैसे फिक्स हुआ कि हाँ प ऐसे ही लिखा जाता है? तो ये हम लोग का नागरी जब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में टाइप बने, टाइप मतलब समझते हो जैसे वो आप कहीं देखोगे इस तरह से दाबता ना, जैसे कोर्ट कचहरी में देखिएगा ऐसे फटाफट मारता, तो उसको बोलते हैं टाइप। तो जब टाइप बने तो उसमें ये अक्षरें फिक्स हो गई, यानी कि नागरी लिपि की जो अक्षरें हैं वो फिक्स हो गई, स्थिर हो गई, है ना। इसलिए क्वेश्चन एक आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई? तो आप लोग का जवाब दीजिएगा कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आ गई जब से देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर जवाब देना। ठीक है, चलिए तो आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि सर देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में देखिए हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न किया जाता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो आपको बोलना है कि देवनागरी लिपि में हिंदी, भोजपुरी, है ना, नेपाली, गुजराती भाषाएं आदि कर दीजिएगा, आदि भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, या लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपका बन जाएगा। अब आते हैं तो यहाँ समझिए कि सर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, नागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों बहुत ऐसा विद्वानों का कहा, कुछ अलग कहना है, कुछ अलग कहना है। तो आइए हम लोग देते हैं किन व्यक्ति को क्या क्या कहना है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं नागरिक नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में 12 मतभेद है। मतलब हर कोई अलग अलग इसके बात बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई। ठीक है ना, तो वही कहते हैं कि नागरिक नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ में, है ना, अर्थ के बारे में विद्वानों का 12 मतभेद है। एक मत के अनुसार, मतलब एक व्यक्ति के अनुसार, है ना, गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। क्या पड़ा दोस्तों? नागरी पड़ा। मतलब एक व्यक्ति का मत है, एक व्यक्ति का कहना है कि सबसे पहले है ना, सबसे पहले गुजरात के ब्राह्मणों ने इस लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? नागरी लिपि। क्या पड़ा? नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। जबकि वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस लिपि का पहला प्रयोग काशी में किया गया था। कहाँ किया गया था? काशी में किया गया था, है ना। चूँकि काशी देवों की नगरी है, इसलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देखिए अब एक व्यक्ति अलग बता रहा है कि हाँ, एक व्यक्ति अलग बता रहा है, एक व्यक्ति अलग बता रहा है। देखिए ऊपर में हमने क्या पढ़ा? ऊपर में बताया कि एक व्यक्ति के मत है, यानी कि एक व्यक्ति कहते क्या है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। लेकिन वहीं पर जबकि दूसरे व्यक्ति का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि इस लिपि का पहला प्रयोग काशी में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? काशी में किया गया था। चूँकि काशी देवों की नगरी है, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। ठीक है, 2 व्यक्ति के बात हम लोग सुन लिए। तीसरा व्यक्ति देखिए क्या कहते हैं। तीसरा व्यक्ति का देखिए क्या मानना है। देखिए तीसरा व्यक्ति का मानना क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तीसरा व्यक्ति कहता है तथा एक व्यक्ति का और मानना है कि कुछ समय पहले पटना को नगर कहा जाता था। देखिए एक व्यक्ति है, कहते हैं कि कुछ समय पहले पटना को, है ना, नगर कहा जाता था।
इसकी जानकारी देखिए, इसकी जानकारी किस मतलब ग्रंथ से मिलता है, ध्यान समझिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। पाद ताड़ितकम है ना, नामक एक नाटक से मिलती है, नामक एक नाटक से मिलती है, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति का और मत है। देखिए, पहला व्यक्ति का नाम है कि गुजरात के ब्राह्मणों ने पहली बार इसका लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। जबकि दूसरे व्यक्ति का कहना है कि सबसे पहले इसका प्रयोग काशी में किया गया था, आज चूँकि काशी देवों की नगरी है इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। और वहीं पर तीसरा व्यक्ति का कहना क्या है, तीसरा व्यक्ति का कहना है कि इसकी जानकारी सबसे पहले, देखिए तीसरा व्यक्ति का नाम है कि कुछ समय पहले पटना को नगर कहा जाता था, कुछ समय पहले पटना को नगर कहा जाता था। इसकी जानकारी आपको है ना पादतादितकम है ना नामक नाटक से मिलती है। देखिए, तीसरा व्यक्ति कहते हैं कि इसकी जानकारी इस मतलब ग्रंथ से मिली हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी लिपि पड़ा। क्या दोस्तों पड़ा, नागरी लिपि पड़ा। ठीक है, नागरी लिपि पड़ा। अर्थात हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे पड़ा। देखिए, आप ये नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी के नाम कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला व्यक्ति कुछ और कर रहा, दूसरा व्यक्ति और कुछ कर रहा, तीसरा व्यक्ति कुछ और कर रहा, लेकिन इसके रहस्य के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिला कि इसका देवनागरी नाम कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, आइए, तो वही कहता है कि हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, कहते क्या है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी लिपि कहते हैं। देखिए ध्यान से, आपसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि बताइए दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नंदी नागरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे है आपका कि 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी लिपि को हम पूरे देश में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे कि 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी लिपि को हम देखे गए हैं, तो आपसे पूछेगा कि नागरी लिपि को कब देखे गए हैं, या देखिएगा 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए आइए आगे है। नेक्स्ट है आपका कि 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से किया जाएगा कि नागरी लिपि को हम पूरे देश में कब देखते हैं दोस्तों, तो याद देखना 8वीं 11वीं सदियों में। कहा 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में देखते हैं। उस समय यह एक सर्वादेशिक लिपि थी। क्या थी दोस्तों, उस समय यह एक सर्वादेशिक लिपि थी। तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि थी नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी। ठीक है, नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी, तो आपको जवाब देना है भैया, है ना, कि 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में देखते हैं। उस समय यह एक सर्वादेशिक लिपि थी। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आपको जवाब देना। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहली बात है, कुछ देखिए बुक में तो बहुत कुछ दिया रहता है, हर चीज़ दिया रहता है, लेकिन बुक जो पढ़ने से क्या होता है कि कुछ सेंटेंस बच्चे को बन नहीं पाता और उसे अच्छे से समझ नहीं आता है। तो मैं पूरे बुक में का जो भी रहस्य वाली बात था, जितना ऑब्जेक्टिव आ सकता था, वो सभी के सभी हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं और आपको हम एक एक चीज़ बता दे रहे हैं। इससे आपका एग्ज़ाम में 1 भी % दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आएगा। आपको एक में मिलेगा कहानी, दूसरे में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव, तीसरे में मिलेगा आपको सब्जेक्टिव। चलिए आइए, तो देखिए आपका ये इस बुक से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान समझिए। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका कि इस्लामी शासकों का शासन आरंभ 13वीं सदियों में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस्लामी शासक का पहला क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि इस्लामी शासकों का शासन कब आरंभ किया गया था, तो याद रखिएगा 13वीं सदियों में। कब किया गया था, 13वीं सदियों में। आगे है कि अकबर ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई गई थी। ठीक है, बनवाई गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेंगे क्या कि बताइए किस व्यक्ति ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनाई थी, तो याद रखिएगा अकबर ने। क्या, अकबर ने। या घुमा के पूछेगा कि अकबर ने सिक्कों पर किसकी आकृति बनवाई थी, तो याद रखिएगा राम सीता के। किसकी, राम सीता की दोस्तों। चलिए आगे देखिए। उत्तर भारत के लोग नागरी को देवनागरी कहते हैं। देखिए, उत्तर भारत के लोग नागरी को देवनागरी कहते हैं, दक्षिण भारत के लोग नागरी को नंदी नागरी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो याद रखिएगा सरहपाद। कौन है दोस्तों, सरहपाद। ठीक है ना, चलिए
उसके बाद दोहा कोश की रचना है ना सरहपाद ने की थी। तो ये आपसे ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दोहा कोश की रचना किसने की है, या किसने दोहा कोश की रचना किसने की है। ठीक है, तो यह देखिएगा सरहपाद। कौन है दोस्तों? सरहपाद। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखिएगा, आगे है कर्नाटक प्रदेश का है ना श्रवण बेलगोल, है ना जी, श्रवण बेलगोल स्थान है, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ है ना, यहाँ गुमटेश्वर का पुतला खड़ा है दोस्तों। इसका मतलब समझिए, ध्यान समझिए, पुतला का मतलब होगा कि यहाँ पे है ना मंदिर है। क्या है? मंदिर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, है ना, बताइए है ना कि कहाँ पर गुमटेश्वर का मंदिर है। तो याद रखिएगा कर्नाटक प्रदेश में। कहाँ? कर्नाटक प्रदेश के कौन सा स्थान में? तो श्रवण है ना, श्रवण बेलगोल में स्थान पर। कौन सा? श्रवण बेलगोल स्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, एक अब लास्ट टॉपिक है इसका। आपसे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजर प्रतिहार कौन था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो याद रखिएगा गुजर प्रतिहार जो है गुजर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, और इन्होंने है ना बाहर से भारत आए थे, और इन्होंने क्या किए थे, ईसा की 8वीं सदियों में। कहाँ? ईसा की 8वीं सदियों में है ना पूर्वार्ध में है ना अवंती प्रदेश पे, हाँ जी, अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया है ना, और बाद में इन्होंने कनौज पर भी अधिकार जमा लिया। तो यहाँ से पूछेगा कि कनौज पर अधिकार किसने जमा लिया? गुजर प्रतिहार ने, है ना। अवंती प्रदेश पर है ना अवंती प्रदेश पर शासन किसने खड़ा किया? गुजर प्रतिहार ने। गुजर प्रतिहार पूछेगा कौन है? तो याद रखिएगा अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुजर, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड छूट गया है। यह गुजर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदियों के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया, और बाद में इन्होंने कनौज पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रूफली। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।